Hello dear student, I am Ruchi Upadhyay, your chemistry mentor. Welcome to Step Up Academy where you can learn today, lead tomorrow. In today's session we are going to study about chemical reaction and equation in one shot. क्लास 10 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें चैप्टर कंटेंट्स क्या हैं जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो फर्स्ट यहाँ लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि हम ये चैप्टर जो पढ़ने वाले इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ओके। लेकिन केमिकल रिएक्शन मतलब कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ चेंजेस और भी होते हैं जिसको हम फिजिकल चेंजेस में भी देखते हैं। तो हम उसको केमिकल चेंज नहीं बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन आएगा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, चेंजेस अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कलर में चेंज आ रहा है कि स्टेट में चेंजेस आ रहा है कि प्रेसिपिटेट मिल रहा है कि टेम्परेचर में वेरिएशंस आ रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। फिर हम जानेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, क्योंकि मेन चीज क्या है केमिकल इक्वेशन। देन इनमें जो 3 पॉइंट्स आएंगे दैट इज व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, जो कि हम डेफिनेशन के फॉर्म में ले रहे हैं। देन व्हाई डू वी बैलेंस देम, हम क्यों इसे बैलेंस करते हैं। देन नेक्स्ट आएगा हाउ कैन वी बैलेंस देम, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी आती है किसी भी रिएक्शन को, इक्वेशन को अपने को बैलेंस करने में, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है, उसमें जो एलिमेंट है वो हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम उसके बारे में भी अच्छे तरीके से सीखेंगे। देन इन टॉपिक्स के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करके देखेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि हमें कितना समझ में आ गया है। देन नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर कंटेंट्स आएगा दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स में ये सारे टाइप्स आपके सामने दिए हुए हैं, जिसमें से एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कोई चीज़ कंबाइंड हो रही है, डिकम्पोजिशन जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ये हम सारे टाइप्स को पढ़ेंगे और इनके ऊपर भी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे कि हमें कैसे कंफर्म होगा कि ये कॉम्बिनेशन है या डिकम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है। सारे जो टाइप्स हैं हम उनको ढंग से पढ़ने के बाद इनके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं कि मैं इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताने वाली थी। ये आपके सामने पूरे के पूरे टॉपिक्स दिए हुए हैं एक ही स्लाइड पे। नाउ बात आती है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में मैंने ये चीज़ बोला कि वैसे तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब कि हम कंप्लीटली केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और केमिकल रिएक्शंस हो भी रही है हर जगह। हम ये सोचते हैं कि लेबोरेटरी है और वहीं पे सिर्फ केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ऐसा नहीं है। हमारे एवरीडे लाइफ में भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन मतलब चेंजेस हो रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो फिजिकली होते हैं, जो टेम्पररी होते हैं, जो रिवर्स हो सकते हैं और हमें पता नहीं होते हैं, और हम उनको भी समझते हैं क्या कि वो केमिकल चेंजेस हैं। तो पहले आज हम ये जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस, स्पेशली जो मेन है वो है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस। वैसे तो बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई पड़ेंगे आपके सामने, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के फॉर्म में पढ़ेंगे। देन फिजिकल चेंजेस क्या कहता है, फिजिकल चेंजेस ये कहता है कि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और दूसरी चीज इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है जो कि रिवर्स हो सकती है। तो यहां देखिए लिखा हुआ है दोज चेंजेस इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। ठीक है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है और नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया था। इसके अलावा लिखा है कि चेंजेस यदि दिखते हैं तो क्या दिखते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कलर दिखेगा चेंजेस, यदि शेप में चेंजेस दिखेगा, साइज में चेंजेस दिखेगा, इस तरीके के चेंजेस आपको सब्सटेंस में दिखाई पड़ सकते हैं। दूसरी बात क्या की है, ये एक टेम्पररी टाइप का होता है, मतलब कि रिवर्स हो सकता है। क्या हो सकता है, इजिली रिवर्स हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। आपके सामने देखिए एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस। क्या, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। वाटर का कन्वर्जन किस में हो रहा है, आइस में, और उसके अलावा क्या हो रहा है, वाटर का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, स्टीम में। आर फिजिकल चेंजेस, ये क्या कहलाएंगे, फिजिकल चेंजेस। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज आइस एंड स्टीम कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर,
ये फिर से वाटर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये फिजिकल चेंजेस है। ब्रेकिंग ऑफ चॉक स्टिक, ये भी क्या होगा, ये भी कहलाएगा क्या, फिजिकल स्टेट हमारा कहलाएगा। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके अलावा। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्या है, फिजिकल चेंज। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों को सुखाया फिर गीला किया फिर सुखाया, ये क्या है, रिवर्स हो रही है प्रोसेस बार बार। कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा कि कपड़े को गीला किया आपने कुछ नई चीज आ गई, नहीं, इसको गीला किया सुखाया वो सूख गया, अगेन फिर से हम इसको गीला कर सकते हैं, मतलब ये फिजिकल चेंज है, यहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है ना। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सिर्फ चेंज हो रही है, तो ये क्या है, ये हमारे फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे केमिकल चेंजेस की, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस, ओके, केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शन ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे बड़ा चीज क्या आता है, व्हाट इज केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज आती है, मतलब बोथ प्रॉपर्टी विल चेंज, दोनों ही चेंज हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हुए हैं उस रिएक्शन में, उससे जो कोई नई चीज बनेगी जो नई प्रॉपर्टी की होगी। ऐसा नहीं कि जिसका पहले प्रॉपर्टी कुछ और थी तो वैसे ही सेम रहे, नहीं, यहाँ पर जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, वो नई प्रॉपर्टी का हो सकता है, और ये कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है, उसको हम बोलते हैं क्या, केमिकल चेंजेस। और ये टेम्पररी नहीं होता, ये परमानेंट चेंज होता है। कैसा चेंज होता है, ये परमानेंट चेंज कहलाता है, जो कि फिर से रिवर्स नहीं हो पाएगा, एक बार हो गया तो हो गया। तो डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं, इन विच बोथ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर चेंज, ठीक है, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। इसके अलावा न्यू सब्सटेंस बनता है, मैंने आपको बताया। प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस बिफोर एंड आफ्टर चेंजेस आर डिफरेंट, मतलब कि जो नया सब्सटेंस बना है उसकी कोई एक नई प्रॉपर्टी होगी, एक नई क्वालिटी होगी। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे तो आपको चीज समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा ओरिजिनल प्रॉपर्टी डिसअपीयर एंड न्यू प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड। और सबसे बड़ी बात कि क्या है, ये इरिवर्सिबल है, मतलब रिवर्स नहीं हो पाएगा। एक बार कोई नई चीज बन गई है तो अब चेंज आप नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा केमिकल चेंजेस। नाउ एग्जाम्पल की यदि मैं बात करती हूं तो आपके सामने देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी का जो मैं आपको एग्जाम्पल पहले बताऊंगी, ये वो एग्जाम्पल है जो हमारे एवरीडे लाइफ में दिख रहे हैं, और उनसे आप समझ पाएंगे कि यस इट इज अ केमिकल चेंज। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। हम जब लेते हैं तो हम राइस भी ले रहे हैं, ठीक है, पल्स भी खा रहे हैं, वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम खाते हैं। तो इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन दी फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स और प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या जाते हैं, फूड प्रोडक्ट जाते हैं, और इनका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन होने के बाद ये एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, और एनर्जी में कन्वर्ट इन दी फॉर्म ऑफ, आप जानते हैं रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस बोली जाती है, इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी वो हमारे तक आते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में एक पूरा का पूरा क्या है, प्रोसेस हो रही है। ये जो प्रोसेस हो रही है, इट इज अ डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये क्या कहलाएगा, ये केमिकल चेंज कहलाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सिंपली सी बात है, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है जिसमें एनर्जी यूज हो रहा है और ऑक्सीजन का यूज हो रहा है और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, आप क्या चीज रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, वो भी केमिकल चेंजेस है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, दूध से दही का जमना या दूध का खट्टा होना ज़्यादा टेम्परेचर होने पे, तो ये क्या है, ये एक ऐसा चेंज हो जाएगा, आप दही से दूध नहीं फिर से पा सकते हैं। और आपका जब दूध है यदि हाई टेम्परेचर होने पे क्या खट्टा हो गया, सार टेस्ट में हो गया है, तो आप फिर से एक नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे एवरीडे लाइफ में हो रही हैं। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को बर्न करेंगे तो इट विल बर्न, और बर्न होने के बाद क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वो क्या होगा, बर्न हो जाएगा, और बर्न होने के बाद आप देखेंगे कि एक न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐश के फॉर्म में रहेगा, केमिकल रिएक्शंस इसमें होगी जिसको हम फिर से रिवर्स नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की बात की जाए, वुड को जलाया तो वो भी आपका किस में आ जाएगा, केमिकल चेंजेस में आ जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना जिसको हम बोलते हैं, यदि ये प्रोसेस भी होती है तो ये भी क्या कहलाती है, केमिकल चेंजेस कहलाती है। तो आपने जो देखा कि केमिकल चेंजेस किस टाइप की ये हो रही हैं, और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी प्रोसेसेस दिख रही हैं इमेजेस में, डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, कर्ड का बनना, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ फ्यूल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारी इमेजेस जो दिख रही हैं ये जनरली एवरीडे लाइफ में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते हुए दिख रही होंगी, और ये हमारी क्या है, इट इज़ अ केमिकल चेंजेस।
अब हम केमिकल चेंजेस से आएंगे किसमें, केमिकल रिएक्शंस में, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन मतलब आपको समझ में आया कि केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज मतलब कि एक नया सब्सटेंस बन रहा है जो नई प्रॉपर्टी का हो रहा है, ठीक है। इसकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और एक नया सब्सटेंस बनता है जो नई प्रॉपर्टी का होता है। लेकिन अब हम यदि इसको रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे हैं, तो क्या होता है, मैंने आपको बोला कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जो एक नया प्रोडक्ट होता है, नई प्रॉपर्टी का होता है। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। और उनसे एक जो नया सब्सटेंस बन रहा है, एक नई प्रॉपर्टी का बन रहा है, तो वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि पहले हम जानेंगे व्हाट इज रिएक्टेंट, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के आपस में रिएक्शन के बाद एक नया प्रोडक्ट बनेगा। जो नया प्रोडक्ट बना है वो क्या कहलाएगा, आपका प्रोडक्ट ही कहलाएगा। वो नया सब्सटेंस जिसको हम बोलेंगे या नया कंपाउंड बोलेंगे या प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल रहा है, जो भी चीज मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, जो एक नई प्रॉपर्टी का होगा। तो देखिए यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ने आपस में रिएक्शन किया, दीज आर रिएक्टेंट, और इनसे जो चीज बना वो क्या कहलाएगा, आपका प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन भी यही बोलती है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो क्या है, रिएक्टेंट हैं। The new substances produced as a result of a chemical reaction, और जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो क्या कहलाएगा, that is a product। तो आपको केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की। डेफिनेशन तो केमिकल चेंजेस से ही आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या बोलती हैं, कि एक नया सब्सटेंस बनता है, नई प्रॉपर्टी का बनता है, जिनमें इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ओके, हम इसमें कुछ चीजें और भी ऐड कर सकते हैं कि यदि हम किसी फिजिकल मैथड के थ्रू भी हम कोशिश करें कि रिवर्स हो जाए तो ये प्रोसेस रिवर्स नहीं हो पाती है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस in which one or more substances formed new substance, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस एक नए सब्सटेंस को बनाता है, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। या केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड एंड इट कांट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू ये रिवर्स नहीं हो सकता। वो मेथड्स क्या हैं, मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन एक्सेट्रा। ये कुछ फिजिकल मेथड है, हम इन मेथड को भी लगाएंगे तो हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे जो नया सब्सटेंस बन गया है। तो दीज आर केमिकल रिएक्शंस। आगे आप एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे लिखा है मैग्नीशियम बर्न इन एयर, ठीक है। जो मैग्नीशियम लिया गया है वो एज अ रिबन लिया गया है। क्या लिया गया है, एज अ रिबन मैग्नीशियम को लिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो बर्न इन एयर को जब हमने किया तो ये दोनों जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दीज आर रिएक्टेंट। ओके, इनके आपस में रिएक्शन के बाद बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो कि व्हाइट पाउडर के फॉर्म में मिल रहा है। किसके फॉर्म में मिल रहा है, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में मिल रहा है, जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो व्हाइट पाउडर के फॉर्म में प्रेसिपिटेट मिल रहा है, दैट इज अ प्रोडक्ट। वो क्या है, प्रोडक्ट। और ये कंप्लीट जो है वो क्या है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें दो सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस बन रहा है, नई प्रॉपर्टी का है, नई इसके मैथड्स बोलते हैं कि कोई नई चीज बनना जिसको हम फिर से रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते हैं, और उस चेंजेस से भी हम जान पाते हैं कि यस केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि चेंजेस इन स्टेट, मतलब कि स्टेट में कुछ चेंज हो रहा है, लाइक सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। पहले दो सॉलिड आपस में रिएक्शन किए और कोई नया सब्सटेंस बन गया जो गैस बन गया है। या हम बात करें कि एक आपका लिक्विड था और एक सॉलिड था, उससे जो बना वो एक्वस बन गया सोल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि स्टेट में चेंजेस आ सकते हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है। उसके अलावा चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो सकता है। जैसे आपने देखा कि मैग्नीशियम जब रिबन लिया था हमने, मैग्नीशियम रिबन को जब हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में ही उसको क्या किया, हीट किया, तो हमें व्हाइट पाउडर मिल गया पूरा।
व्हाइट पाउडर फॉर्म में जब हमें मिला तो वो क्या हुआ, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया उसका। ऐसे ही इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। यदि आप सोडियम को वाटर में डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो गैस यदि प्रोड्यूस हो रही है तो वो भी क्या है, इसका मतलब क्या है कि केमिकल क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं रिएक्शन में। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई हो रहा है कि लो हो रहा है, क्या वेरिएशंस हो रही है, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन में दिखता है। और फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, उसका एग्जांपल आपने अभी लास्ट में ही देखा कि यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का जो मैंने आपको दिखाया बताया था, यहाँ पे देखिए ये प्रेसिपिटेट ही है। दिस इज अ व्हाइट पाउडर फॉर्म में जो मिल रहा है, इट इज अ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब ऐसे भी चेंजेस दिखाई पड़ेंगे कि यहाँ पे एक मैग्नीशियम लिया गया जो एज अ रिबन था, जब उसको हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो हमें व्हाइट पाउडर फॉर्म में प्रेसिपिटेट मिला, ठीक है। तो इस तरीके के चेंजेस भी आपको क्या दिखेंगे, चेंजेस यदि होते हैं तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो दीज आर चेंजेस, कैसी चेंजेस हैं, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस आपको दिखाई पड़ सकती हैं या हो सकती हैं। ओके, नाउ ये चीज हमने जान लिया व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की, क्योंकि हम केमिकल इक्वेशन एक सिंपल सी बात है, चीजें वैसे ही हैं जो रिएक्शन में देखी जा रही हैं कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो है वो आपस में कंबाइंड होकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं या आपस में रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन यदि हम उसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट करके फॉर्मूले या सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। ओके, तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन हम ये जानेंगे पहले, उसके बाद हम इसे क्यों बैलेंस करते हैं, रीजन क्या है बैलेंस करने का, और देन हाउ वी कैन बैलेंस देम। तो फर्स्ट की क्या है केमिकल इक्वेशन, तो मैंने आपको क्या बोला, केमिकल इक्वेशन वही होता है कि जब हम उसको फॉर्मूला या सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल reaction with the help of symbols and formula of the substance involved in it is known as chemical equation। मतलब जब हम सिंबल या फॉर्मूले से इसको यूज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पे लिखा है व्हेन कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन, कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन लिखा हुआ है, क्या बना रहा है, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से रिएक्शन कर दी। अब ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं क्या, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, दीज आर रिएक्टेंट, दीज आर प्रोडक्ट। अब यदि हम इसको सिंबल से या फॉर्मूले से हम यूज करके रिएक्शन को करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वर्ड इक्वेशन कहलाएगा। अब जैसे कार्बन है, कार्बन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से, ठीक है, सिंबल क्या होता है कार्बन का, सी होता है। ऑक्सीजन तो यहाँ पे ले लिया O2, व्हेन सी मतलब व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, CO2, इट इज अ रिएक्टेंट, इट इज अ प्रोडक्ट। ये सिंबल के फॉर्म में हमने लिया हुआ है, फॉर्मूले के फॉर्म में लिया है, तो ये क्या हो गया, ये कहलाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन। क्लियर। नाउ अब बात आती है कि वाई डू वी बैलेंस देम, हम क्यों करते हैं। तो वाई डू वी बैलेंस देम से पहले बात आएगी कि क्या है बैलेंस, बैलेंस क्यों किया जा रहा है इक्वेशन को। बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि जो रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट के भी, मतलब जो प्रोडक्ट बना है वो इक्वल होना चाहिए आपके किसके, रिएक्टेंट के। तो वही चीज लिखा गया है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उनमें क्या होगा, जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं आपके वो इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट में कुछ और है नंबर्स और इसमें आपके रिएक्टेंट में अलग है। हमें क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए। तो वो कहलाते हैं क्या, कि क्या होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बात आती है कि व्हाई डू वी बैलेंस देम, हम क्यों कर रहे हैं बैलेंस। तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुना होगा, एंटोनी लोइजर जी ने इनके बारे में बताया था कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना ही हम मैटर को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है केमिकल रिएक्शन में, इट विल उसका जो मास होता है वो इक्वल होगा किसके, रिएक्टेंट के मास के, वो इक्वल होना चाहिए। और जो इक्वल होता है तो वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंतर्गत आता है। तो मतलब रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास या रिएक्टेंट एटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट एटम, जो कहलाएगा वो है हमारा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग है। इस कारण से हम इसको बोल रहे हैं कि हम क्यों इसको बैलेंस कर रहे हैं। अब बात आती है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब जैसे कि कैसे बैलेंस करेंगे,
तो क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म वाटर, ठीक है, ये चीज बोला जाता है कि ये होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन से बना रहा है वाटर, दिस इज अ रिएक्टेंट एटम, दीज आर अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये क्या बैलेंस है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा ये बैलेंस है कि नहीं। तो आप एक जगह पे लिख लेंगे एलिमेंट, एक जगह लेंगे आप एलिमेंट, एक जगह आप रिएक्टेंट का R ले लीजिए, एक तरफ प्रोडक्ट का P ले लीजिए, या आप पूरा लिख लीजिए। एलिमेंट्स में क्या क्या है, इसमें हाइड्रोजन है और दूसरी चीज क्या है, ऑक्सीजन, दो ही चीज दिखाई पड़ रही है। हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी देखिए 2 है। इसके अलावा ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में कितना है, 1 है। इसका मतलब ये है कि दिस रिएक्शन इज नॉट अ बैलेंस रिएक्शन, ये बैलेंस नहीं है। तो यहाँ देखिए लिखा है अनबैलेंस्ड, यहाँ पे देखिए इक्वल टू नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब ये आपस में क्या है, बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस है, क्योंकि देखिए मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या बोला कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं उनके जो मास होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। जो प्रोडक्ट ऑफ मास है दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट जो आपका रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए क्या है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में कितना है, 1 है। इसका मतलब हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ऐसी ही बात हुई तब भी जब हो पाएगा। दूसरी चीज बात जो आती है कि दीज आर, जो यहाँ पे दिख रहे हैं इनमें चेंजेस नहीं करते हैं, चेंजेस होता है हमेशा आगे की तरफ, जिसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट जो होते हैं उसी में चेंज होगा, सबस्क्रिप्ट में चेंज नहीं होता है। तो अब जैसे ये लिया हुआ है H2 प्लस O2, ये चीज लिया गया था और इक्वल टू था क्या, वाटर, H2O। तो हम बैलेंस करने के लिए देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो मतलब इधर इधर 2 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन देखिए, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखिए यहाँ 4 हो गया, 2 2 जा 4। तो हम यदि यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 2 जा 4 हो गया। नाउ इट इज बैलेंस्ड रिएक्शन। ध्यान रखिएगा चेंजेस हमेशा कोएफिशिएंट में आता है, आप आगे ही चेंजेस कर सकते हैं, इस जगह पे आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे, सबस्क्रिप्ट में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये बैलेंस अब हो गया है, तो यहाँ पे ये कहलाएगा क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास या जो एलिमेंट है उनकी जो क्वांटिटी है, नंबर्स है, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और बोली गई है कि यदि आप किसी रिएक्शन को और भी इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी, लाइक सम फिजिकल स्टेट। आपको रिएक्शन में फिजिकल स्टेट भी शो करना पड़ेगा। यदि सॉलिड सब्सटेंस है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल s से, ठीक है। यदि कोई लिक्विड स्टेट में है तो उसके इंडिकेट करेंगे स्मॉल l से, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन है मतलब सोल्यूशन मेड इन अ वाटर, तो किससे करेंगे, स्मॉल a स्मॉल q, AQ से। और यदि गैसियस स्टेट है तो हम उसको करेंगे स्मॉल g से। इतनी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब हम जब रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आपने क्या देखा था, हाइड्रोजन, अभी लास्ट जो रिएक्शन था हाइड्रोजन में गैस था वो, तो हम वहां G सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्सीजन क्या था, गैस था, तो उसको हम G से करेंगे। बना क्या, वाटर, लिक्विड फॉर्म में, तो किसे करेंगे, L से। कहने का मतलब है कि हम फिजिकल स्टेट को यदि रिएक्शन में शो कर देंगे तो वो रिएक्शन और भी क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेटिव हो जाएगा और भी बेस्ट कहलाएगा। तो रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल और लेके देते हैं। यहाँ पे लिखा है जिंक मेटल। देखो जिंक मेटल से समझ में आ रहा है कि मेटल है तो मतलब कोई सॉलिड फॉर्म में हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये जिंक क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, क्लियर। H2SO4 किसमें, विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट मतलब वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, AQ है। आपस में रिएक्शन करते क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट। जब एक्वस और सॉलिड आपस में रिएक्शन करता है तो जो बनेगा वो भी नया क्या बनेगा, एक्वस बन जाएगा, और ये क्या बन गया, गैस बन गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जिंक को देखिए सॉलिड S से शो किया है, H2SO4 को AQ से, जिंक सल्फेट को AQ से, मतलब जो भी है आपका, और इसके अलावा हाइड्रोजन है वो गैस है, प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरीके से ये फिजिकल स्टेट होती है, और फिजिकल स्टेट को यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है, हमारा रिएक्शन बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो जाता है। तो आपने इस तरीके से इसको देखा। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे,
अब वो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना अच्छे तरीके से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आ गया है, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना कितने अच्छे तरीके से आ गया, आज हम ये देखेंगे। तो क्वेश्चन है मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, बर्न इन ऑक्सीजन मतलब O2, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर CO2 एंड H2O बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे सामने की तरफ मीथेन का फॉर्मूला दिया है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला और वाटर का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसको सिंपली यहाँ पे भी लिख देते हैं, मीथेन burn in air, it will form carbon dioxide plus water। यही चीज है। आप देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। तो फिर से वही करेंगे, एलिमेंट का नेम ले लेते हैं, देन एक तरफ रिएक्टेंट और एक तरफ प्रोडक्ट। एलिमेंट क्या क्या है, कार्बन है, इसके अलावा हाइड्रोजन भी दिख रहा है और ऑक्सीजन भी दिख रहा है। रिएक्टेंट में देख लेंगे कार्बन कितना दिया हुआ है 1, प्रोडक्ट में भी 1, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना हुआ है 4, तो प्रोडक्ट में कितना है 2, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 2, यहाँ पे कितना दिया 2 + 1 3। ये चीज दिख रही है आपको, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बिकॉज सिर्फ कार्बन ही इक्वल है, इसके अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, इम्बैलेंस है। यहाँ पे देखिए ये सेम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पहले चेक करेंगे क्या करेंगे। तो पहले हम O पे जाते हैं, O को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे O2 है और यहाँ पे O कितना है 2 और 1 3 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि O2 है तो हम जो चेंजेस करते हैं वो आगे की तरफ करते हैं, मैंने आपको बताया कोएफिशिएंट में चेंजेस करते हैं, इनको टच करने की कोशिश नहीं करते हैं सब्सक्रिप्ट को। तो मैंने यदि यहाँ पे 2 और लगा दिया तो 2 और 2 4 हो गए, तो इधर भी 2 लग जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। मतलब हमने देखा 2 2 4, एक ये हो गया बैलेंस, और यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन 2 और इधर 2 4 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या हो गए 4 हो गए। अब हम आ जाएंगे हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ ऑलरेडी 4 था। मतलब कि जैसे हमने यहाँ चेंज किया तो हमें चेंज किस में दिख गया, इधर भी दिख गया, ये 4 हो गया। और कार्बन तो ऑलरेडी क्या था 1 1 था। अब देखिए आपको रिएक्शन क्या दिख रही है, बैलेंस दिख रही है। तो यही चीज हम करेंगे और देखिए यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन को दिखाएंगे किस तरीके से बैलेंस है, CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O। और भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मैंने क्या बोला, फिजिकल स्टेट को हम ऐड कर देंगे। तो फिजिकल स्टेट में देखिए यहाँ पे गैस, ऑक्सीजन गैस था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर जो मिल रहा है वो भी किसके फॉर्म में मिल रहा है, गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया और मोर इंफॉर्मेटिव भी बन गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 के फॉर्म में शो करते हैं। किससे रिएक्शन कर रहा है, ये गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन N2 से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है। यही चीज हो रहा है, H2 + N2 क्या बना लिया, NH3 अमोनिया, यही चीज बना रहा है। अब हम देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। अगेन वी विल राइट हियर एलिमेंट का E, रिएक्टेंट का R, प्रोडक्ट का P ले लिया। अब एलिमेंट देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दिया हुआ है। और रिएक्टेंट देख लें आप, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे 3 है। इसके अलावा रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितना है 2 है और इधर कितना है 1 है। एक चीज दिख रही है, मतलब बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं और नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं, मतलब कि रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यदि देखते हैं यहाँ देखिए N2 है तो हम यहाँ कोएफिशिएंट में ही कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2n लगा दिया तो N2 और 2n क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये भी N2 हो गया, N2 हो गया। अब ये देखिए कितना हो गया, 3 2 6 हो गया, तो इधर भी लगा दीजिए 3। अब 3 2 6 हो गया, इसका मतलब है कि ये भी आपका बैलेंस हो गया, 3 2 6, ठीक है। और इधर भी क्या हो गया, 3 2 6 हो गया और दोनों तरफ क्या हो गया, 2 2 नाइट्रोजन हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए आपके सामने ये रिएक्शन है, N2H2 से रिएक्शन किया, NH3 जो बैलेंस नहीं था, और इसके बाद देखिए मैंने इसको बैलेंस किया और जैसे ही बैलेंस किया 2NH3 बन गया, जो आप सामने देख ही रहे थे। और भी इंफॉर्मेटिव करने के लिए हमने क्या किया, इसको गैस, हाइड्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस है, अमोनिया क्या है, वो भी गैस है। तो इस तरीके से हमारा जो रिएक्शन हुआ है वो क्या हो गया, मोर इन्फॉर्मेटिव हो गया। बच्चों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे इस रिएक्शन को हमने सॉल्व किया है। नाउ नेक्स्ट इज
व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, क्या हो रहा है, सोडियम रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन H2, ये चीजें बन रही है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है, सोडियम रिएक्शन कर रहा है वाटर से, क्या बना है, NaOH और H2, यही चीज मैंने यहाँ पे दिखाई। लेकिन क्या है, ये बैलेंस नहीं है। अब इसको भी क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो सिंपल सा, फिर से आपने एलिमेंट ले लिया, रिएक्टेंट ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया। एलिमेंट में देखिए क्या है, सोडियम है, Na लिख दिया, इसके अलावा क्या है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये 3 चीजें हैं। अब हम बैलेंस देखेंगे, रिएक्टेंट में कितने सोडियम है, 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 1 है, उसके अलावा देखिए ऑक्सीजन कितना है, 1 है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन देखा यहाँ पे कितना है, 2 है, और इसके अलावा यहाँ देखा तो कितना है, 2 + 1 3 है, मतलब 2 + 1 3। तो ये चीज आप देख रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, जिसके कारण ये रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए देखिए Na + H2 = 2 NaOH + H2 था। अब इसी को यहाँ पे आप रिएक्शन ये देख ही रहे हैं, बैलेंस करने के लिए हम यदि यहाँ पे देखते हैं कि 2 में क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मतलब हाइड्रोजन इस जगह पे देखिए इधर 2 है और यहाँ पे कितना है, 2 और +1 3 है। दूसरी चीज, कोएफिशिएंट को चेंज करना है, सब्सक्रिप्ट पे ध्यान नहीं देना है, तो आगे की तरफ ही हम कोई चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 था, यदि हम एक कोशिश करते हैं, यहाँ पे 2 लगा लिया, तो ये कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ पे कितना 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 और बढ़ा दिया, हो गया 4। तो हाइड्रोजन देखिए इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, तो यहाँ पे जो 3 जा रहा था वो क्या हो जाएगा, ये 4 4 हो गए। अब आ जाइए किस पे, हम देखते हैं सोडियम को। तो सोडियम देखिए यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ पे अकेला है, कोएफिशिएंट में कोई टेंशन नहीं है, 2 बढ़ा दिया, मतलब सोडियम क्या हो गया, दोनों जगह 2 2 हो गए, ये भी ठीक है। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 हो गया और इधर भी देखिए ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, मतलब बैलेंस हो गया। तो ये इस तरीके से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, और चेंजेस कोएफिशिएंट में आएंगे, सब्सक्रिप्ट में चेंजेस नहीं आएंगे, चेंजेस इस जगह पे नहीं आएंगे, चेंजेस हमेशा आगे की तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट जो बन चुका है उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उनके कोएफिशिएंट में ही चेंजेस कर पाएंगे। और भी इंफॉर्मेटिव करने के लिए, सोडियम क्या था, मेटल था, ठीक है, वाटर क्या लिक्विड फॉर्म में है, L है, और उसके बाद क्या बना, एक्वा सोल्यूशन बन गया और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। तो ये और भी इंफॉर्मेटिव हमारा ऐसे क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो आपने ये भी देखा। नाउ नेक्स्ट है मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आपके सामने ये दिख भी रहा है, और वो जो मैग्नीशियम था वो रिबन के फॉर्म में था इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जिसमें ऑक्सीजन है, वो रिएक्शन होता है जब हम हीट करते हैं, और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है व्हाइट पाउडर में मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो है उसको देखिए करके दिखाया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन तो रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन को O2 से, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, MgO से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये रिएक्शन पहले भी करवा चुकी है, Mg रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, बना रहा है MgO। तो क्या ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे एक Mg, यहाँ पे भी एक, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, मतलब क्या है, ये बैलेंस नहीं है। अब हम इसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो फिर से सिंपल सा E ले लिया, मतलब एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एलिमेंट में क्या क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम कितना है, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कैसे भी करके 2 करते हैं, भाई 2 2 हो जाएगा, तो बैलेंस होना चाहिए। लेकिन देख लेते हैं करके, तो हमने क्या किया, यहाँ 2 लगा दिया। जब हमने 2 लगा दिया तो देखिए इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, मतलब ये 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। लेकिन मैग्नीशियम देखो अब 2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, और दोनों जगह पे क्या थे, 1 1 थे। तो कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे इसको क्या कर लिया, 2 कर दिया, तो 2 Mg हो गए, इधर भी 2 Mg हो गए, तो दोनों जगह क्या हो जाएंगे आपके, 2 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है, और इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको और भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, फिजिकल स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए मैग्नीशियम सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस था, हीट किया हमने जब इसको, तो क्या बना दिया, 2 MgO, ये भी क्या है,
प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिला है, तो सॉलिड फॉर्म में मिला है, तो ये हमारा फिजिकल स्टेट हो गया जिसको हमने शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, इट विल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं। H2 रिएक्ट कर रहा है किससे, Cl2 से, क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। देखिए ये रिएक्शन में दिखाया जा रहा है कि H2 रिएक्शन कर रहा है Cl2 से, तो क्या बना रहा है, HCl। अब हम चेक कर लेते हैं कि भाई ये हमारा क्या है, बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस है कि नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से लिख लेते हैं, एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एलिमेंट यहाँ पे क्या क्या है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। क्लोरीन कितना है, 2 है, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 1 है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, इधर 2 लिया हुआ है और इधर कितना दिया हुआ है, 1 लिया हुआ, मतलब बोथ आर नॉट बैलेंस। इसका मतलब है कि हमारा रिएक्शन बैलेंस नहीं है। फिर हम देखेंगे कुछ चेंज, क्या Cl2 था, इधर 2, तो पहले तो भाई 2 लगाना पड़ेगा। अब दोनों जगह देखिए Cl2 हो गए 2, इधर भी 2 हो गए, तो ये तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए 2 था और इधर तो 2 पहले से ही था, लेकिन जैसे यहाँ लगा है तो इधर भी क्या हो गया, ये 2 हो गया, मतलब कि अब हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। यही चीज देखिए यहाँ लिख रहा है H2 + Cl2 = 2HCl। अब ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, गैस, हाइड्रोजन है, क्लोरीन भी क्या है, गैस है, G से रिप्रेजेंट कर दिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बन गया हमारा HCl, वो भी क्या है, गैस है। तो देखिए और भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए यहाँ पे हमने फिजिकल स्टेट को भी क्या लगा दिया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने रिएक्शन सारी की हैं। अब एक क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड से, क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होता है Al, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, ओके, कॉपर क्लोराइड का क्या है, CuCl2। क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड कॉपर Cu, ठीक है, ये चीज बन रही है। तो देखिए यहाँ सामने लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम का Al, कॉपर क्लोराइड का CuCl2, बना क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और कॉपर, जो कि अब हम चेक करेंगे ये बैलेंस है कि नहीं है। तो अगेन हम क्या करेंगे, एलिमेंट ले लिए, रिएक्टेंट ले लिए और प्रोडक्ट ले लिए। एलिमेंट में क्या है, एल्यूमिनियम है, इसके अलावा क्या है, कॉपर है और क्या है, क्लोरीन है। ये 3 चीजें हैं। अब रिएक्टेंट में देखेंगे, एल्यूमिनियम जितना रिएक्टेंट में था उतना प्रोडक्ट में है। कॉपर देखिए यहाँ 1 है, इधर भी 1 है। क्लोरीन देखा यहाँ पे Cl2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या है, 3 है। ये चीजें दिख रही हैं, इसका मतलब क्लोरीन ने गड़बड़ कर दिया, ये बैलेंस नहीं है। इसका मतलब हमारा क्या है, ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है, एल्यूमिनियम 1, कॉपर 1, क्लोरीन यहाँ पे क्या है, एक जगह 2 एक जगह 3 है, मतलब इस जगह पे दिख रहा है आपको ये 3 है। अब ये 3 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, क्लियर है। अब यदि हम इसको 3 करना चाहेंगे, देखिए जो भी बढ़ाएंगे 1 तो बढ़ा नहीं सकते हैं, 2 ही बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, या 3 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं, यदि हमने इधर 2 कर दिया तो 3 2 जा 6 हो गई, ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। इधर भी कर दिया, 3 2 जा 6 हो गए, क्लियर है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम देखिए 2 है, तो इधर भी एल्यूमिनियम को क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो 2 एल्यूमिनियम हो गए, 6 क्या हो गए आपके, क्लोरीन हो गए। बचा क्या, कॉपर। कॉपर कितना दिख रहा है यहाँ पे, 3 है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, 3 लगा दिया। तो देखिए ये बैलेंस हो गया आपका। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कोएफिशिएंट में नंबर्स चेंज करने हैं और उनको बैलेंस करने की कोशिश करनी है कि जो प्रोडक्ट में है वो रिएक्टेंट दोनों के दोनों कैसे रहे, इक्वल हो जाए। आपके इक्वल में एलिमेंट्स होने चाहिए जो भी रहेंगे आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसको क्या किया है, बैलेंस किया है। तो बच्चों आपको पहली चीज समझ में आ गई होगी, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, उसमें केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, इनको हम क्यों बैलेंस करते हैं और कैसे बैलेंस करते हैं, उनके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कई तरीके के केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं, ठीक है। कुछ रिएक्शंस को देखकर हम बोल पाते हैं कि ये क्या है, इसमें कुछ चीजें कंबाइंड हो रही हैं। कुछ में हम देखते हैं कि अरे तो क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहे हैं। कुछ में देखते हैं कि अरे तो अपने प्लेसेस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं रिएक्शंस के। तो यहाँ पे देखिए लिखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन
एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये आपके सामने दिए हुए हैं जो क्या है एग्जाम्पल में आते हैं, और इनके टाइप्स एक एक को हम पढ़ते जाएंगे विथ एग्जाम्पल, तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से आपके सिलेबस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस टाइप का रिएक्शन है और किस टाइप का हो रहा है, या बैलेंस में कहीं ना कुछ ऐसा गड़बड़ कर देंगे और आपसे बोलेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है, और यदि बैलेंस है तो किस टाइप का रिएक्शन ये हुआ है। तो अब हम वन बाय वन एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे और बाद में इनके ऊपर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, और हम देखेंगे कि हमें कितना समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट पहला पॉइंट उठाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज कंबाइंड हो रही है। क्या हो रही है? कंबाइंड हो रही है, और कंबाइंड होके कोई एक चीज बन रहा है अच्छा खासा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस, या तो वो एलिमेंट हो सकते हैं या वो कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। टू या मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ वन प्रोडक्ट, वो एक टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है, एक, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे दो सब्सटेंस दिख रहे हैं और मिलने के बाद क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए रिएक्शन भी दिया हुआ है कि जब ये बार बार रिएक्शन आ रहा है, पहले भी आपने देखा एक्टिविटी में भी ये रिएक्शन आपका है। तो मैग्नीशियम देखिए ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, मतलब मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मिल रहा है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक प्रोडक्ट बन रहा है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस देखिए यहाँ पे मिल रहे हैं और रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही देखिए हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विथ क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है और क्या बना रही है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रही है, ठीक है। तो वो क्या है? एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है, जो बन रही है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंस करना मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बैलेंस तब आप इजिली बहुत ही कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या हो रहे हैं? आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो आपस में ये रिएक्ट होके एक नया जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन में क्या था? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, और क्या हो रहा है? डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को बना रहा है। अब डिकम्पोजिशन का भी लिखा है, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, ठीक है, और क्या हो रहा है? टू और मोर प्रोडक्ट को वो बना रहा है। आपने सिंपली देखा था कि ये कॉम्बिनेशन में हुआ था, अपोजिट ही दिख रहा होगा। कॉम्बिनेशन में क्या था? दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे थे? एक प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वो जो एक प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ठीक है, और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को वो बना लेगा। तो वही रिएक्शन में बोला गया है। आगे ये भी चीज लिखा गया, टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेस टू फॉर्म टू और मोर न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो ऐसे सिंपली नहीं हो पाएंगे, इनमें कुछ चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है, और उन रोल्स के अकॉर्डिंग, उनके ही अकॉर्डिंग हम बोल पाते हैं कि किस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा क्या है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इस टाइप में से कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये चीज देखेंगे। तो पहले पॉइंट पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल से समझ में आ रहा है कि हीट दी जा रही है, यहाँ पे हीट क्या हो रहा है? जरूरत हो रही है, तो लिखा हुआ है व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। किसी भी चीज को हीट करने पे जब वो रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, उसको हीट किया जा रहा है, हीट करने पे देखिए ब्रेक डाउन हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, बिकॉज बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है, ठीक है, और तब जाके क्या बन रहा है? आपका ये डिकम्पोज होके एक से ज्यादा सब्सटेंस को बना रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखिए वाटर,
ठीक है। वाटर में क्या किया, जब यूज किया गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई, तो देखिए फिर से क्या हो गया, रिवर्स रिएक्शन, जिसको बोला गया है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन से क्या बनता है, वाटर मिलता है, और जस्ट ये रिवर्स हो गया। और यहाँ पे देखिए किसकी यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन इसको बोला जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में एक एग्जांपल आपके सामने और है, जहां पे लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ये मोल्टन स्टेट में है, लिक्विड फॉर्म में है, NaCl। इलेक्ट्रिसिटी को जब सप्लाई किया गया तो देखिए यहाँ पे सोडियम मेटल मिल रहा है और क्लोरीन गैस मिल रही है, तो ये भी क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, और ये कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो सोडियम मेटल मिल रहा है आपको, वो किस फॉर्म में है, स्पेशली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम का है, मतलब कि मोल्टन मतलब कि क्या, लिक्विड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड है, और वो मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, इसका क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो यही चीज आपके सामने, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, तो ये प्रोसेस भी बोली जा सकती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई से हो रही है, तो ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। नेक्स्ट इज फोटोलिटिक। फोटो से मतलब कि सनलाइट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। ओके, लाइट एनर्जी के थ्रू जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा आपका, फोटोलिटिक। तो देखिए यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है जो व्हाइट कलर में है, ओके, और ये सॉलिड फॉर्म में है। जब इसमें लाइट एनर्जी दी जा रही है तो क्या हो रहा है, ये सिल्वर में और क्लोरीन गैस में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है, इसका डिकम्पोज हो जा रहा है, और हमें ग्रेइश व्हाइट कलर मिल रहा है सिल्वर का, और क्लोरीन गैस है तो येलोइश ग्रीन कलर हमें दिखने लगता है। ऐसे ही देखिए, सो यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, कलर कैसा दिया हुआ है, पेल येलोइश कलर इसका है, और जैसे ही इसको फोटोलिटिक जो डिकम्पोजिशन होता है, लाइट दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, तो ये ब्रेक डाउन होता है किसमें, अगेन सिल्वर में, और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि रेड ब्राउन कलर की होती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है कि जब एक ही सब्सटेंस जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी के थ्रू डिकम्पोज हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो आपको ये क्लियर होगा कि डिकम्पोजिशन हमारा जो है वो किस टाइप का हो रहा है, थर्मल हो रहा है या इलेक्ट्रोलिटिक हो रहा है या फोटोलिटिक हो रहा है, ये चीज देखी जाएगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि हम बात करते हैं कि डिकम्पोजिशन थर्मल भी देख लिया, इलेक्ट्रिकल भी देख लिया और फोटोलिटिक भी देख लिया, लेकिन डिकम्पोजिशन हमारे ना बॉडी के अंदर भी हो रही है, ठीक है। तो ये जो डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी हम जो बोलते हैं, हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है तो उसमें भी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है कि स्टार्च है वो डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, वो डिकम्पोज होने के बाद क्या बना रहा है, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यदि अमीनो एसिड है तो प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस तरीके से आप देखेंगे प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होना, मतलब कि क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रही है ये चीजें हमारी बॉडी के अंदर भी। तो डिकम्पोजिशन जो हो रहा है वो हमारी बॉडी में भी हो रहा है, हमारे एवरीडे लाइफ में देखा जाए तो डाइजेशन ऑफ फूड जो हमारी बॉडी में होता है वो भी क्या है, एक डिकम्पोजिशन ही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपने क्या देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, डिकम्पोजिशन, और दोनों में क्या देखा आपने कि दोनों क्या थे, एक दूसरे के अपोजिट टाइप के हैं। कि कॉम्बिनेशन में क्या था, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या थे आपस में रिएक्ट करके एक सब्सटेंस बना रहे थे, और डिकम्पोजिशन में वो एक प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाएगा, और आपने उसमें एग्जाम्पल्स भी देखे। अब बात आ रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक सिंपल सी बात की जाए कि दो दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं, ठीक है, और एक नया लड़का आता है, और क्या है कि जब वो दो दोस्त हैं तो वो जो दोस्त था उसका जो अस्तित्व है, या बोलते हैं ना कि वो हमें उससे ज़्यादा बेस्ट वो लड़का दिखने लगा, मतलब ज़्यादा मतलब उसमें हर चीज़ में, वो पावर में, हर चीज़ में वो हमें ज़्यादा बेस्ट दिखने लगा, और ऐसे कंडीशन में हमने क्या किया है, इससे फ्रेंडशिप को तोड़ के उसके पास चले गए, उससे फ्रेंडशिप कर ली। तो ये तरीके से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि देखिए ये दो दोस्त हैं और एक ये नया लड़का है, ठीक है, और ये जो दोस्त थे इनमें से जो उसका एक दोस्त था उससे ज्यादा पावरफुल ये लड़का है, उससे ज्यादा मोर अट्रैक्टिव, मोर पावरफुल, हर चीज वो दिख रहा है। तो क्या हुआ कि आपके दोस्त ने क्या किया, इसको छोड़ के उससे दोस्ती कर ली। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसा ही इसमें लिया है। और इसमें जो बात बताएंगे क्या, कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है,
जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या कर देगा, जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देगा और उसके साथ जाके क्या कर जाएगा, दूसरा जाके जुड़ जाएगा। तो यही है द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब एग्जांपल भी देख लेते हैं हम इसका। मोर रिएक्टिव से पहले एग्जाम्पल से पहले ये सीरीज है रिएक्टिविटी जिसको हम सीरीज बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मोर रिएक्टिव सीरीज में दिख रहे हैं कि ज़्यादा रिएक्टिव जो है मेटल्स वो ऊपर हैं और जो बहुत ही जिसको बोलते हैं तरीके से अनरिएक्टिव है, आप जानते होंगे गोल्ड क्या है, अनरिएक्टिव है। उसके ऊपर देखिए क्या आ रहा है, सिल्वर का नाम आ रहा है। सिल्वर के नाम के अलावा देखिए मरकरी है, यहाँ पे कॉपर दिख रहा है। तो ये दिख रहा है आपको कि किस तरीके से ये जो है अनरिएक्टिव है और ऊपर वाले जो क्या है वो मोस्ट रिएक्टिव कहलाते हैं। तो ये जो रिएक्टिव सीरीज है वो एक बार आप देख लीजिएगा तो इससे आपको समझ में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कौन रिएक्टिव जाता है और कौन कम रिएक्टिव है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है कि कॉपर सल्फेट देखिए रिएक्शन कर रहा है जिंक के साथ और इसमें क्या कर रहा है, सिंपल सी बात है कि ये जिंक जो है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये कॉपर से क्या हो जाएगी, इसकी दोस्ती कट जाएगी और सल्फेट जो है जुड़ जाएगा जिंक के साथ। तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर बेचारा क्या रह गया, अकेला। क्यों रह गया, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव था और कॉपर लेस रिएक्टिव था और मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और जो उसके दोस्त थे उसके साथ क्या कर लिए, दोस्ती कर ली। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि कॉपर सल्फेट जिसका ब्लू सॉल्यूशन कलर है, जिंक मेटल जो लिया था सिल्वरी व्हाइट कलर का था, और जब ये जिंक सल्फेट बना, ठीक है, तो जिंक सल्फेट जो था कलरलेस सॉल्यूशन बन गया और कॉपर हमारा जो अलग हो गया वो रेड ब्राउनिश में था। तो यहाँ पे लिखा है इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कहलाता है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट रिएक्टिव विद मैग्नीशियम। ठीक है, अब यहां पे भी देखिए मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर और मैग्नीशियम ने क्या किया, दोस्ती कर ली सल्फेट से, कॉपर को अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि मोर रिएक्टिव है ये और ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। और यहां बन गया MgSO4 और क्या बन गया, कॉपर। क्लियर है। तो यहां लिखा है इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई कॉपर को डिस्प्लेस किया और मैग्नीशियम में दोस्ती कर ली किसके साथ, सल्फेट के साथ दोस्ती कर ली और बना लिया मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये एग्जांपल थे किसके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अब हम देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डबल में वही वाली बात है, दो दोस्त यहाँ हैं, दो दोस्त वहाँ हैं। ठीक है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, ये अच्छे पक्के दोस्त, दो यहाँ खड़े हैं, दो वहाँ खड़े हैं। फिर क्या हुआ, यहाँ के दोस्त को ज्यादा पावरफुल दिख रहा है दूसरा वाला दोस्त, ठीक है, और दूसरे वाले दोस्त को यहाँ का दोस्त दिख रहा है। तो क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका दोस्त उधर चला गया और दूसरे वाले का इधर आ गया, तो इसको बोलेगा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे भी ये लिखा है दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ NaCl है और AgF है, ये दो कंपाउंड है, ठीक है। और ये देखिए क्या कर रहा है, Na ने दोस्ती कर ली किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, और क्लोरीन ने दोस्ती कर ली, यहाँ पे Ag ने दोस्ती कर ली क्लोरीन के साथ। तो क्या बन गया, NaF और AgCl। तो ये क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। आपने उससे लास्ट में क्या देखा था, सिंगल हो रहा था, उसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। जो लास्ट वाला रिएक्शन था कि मोर रिएक्टिव जो था लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके उसके साथ दोस्ती कर लेता उसके दोस्त के साथ, तो वो था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ आप क्या देख रहे हैं, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डबल है, इसका एग्जाम्पल अभी हम एक और देख लेते हैं। KBr पोटेशियम ब्रोमाइड है, इट विल रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, K ने दोस्ती कर ली किसके साथ, NO3 के साथ, और Ag ने दोस्ती कर ली किसके साथ, Br के साथ। तो बन गया KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और क्या बन गया, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये दोनों क्या हो गए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गए। ऐसा ही एक रिएक्शन और है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, और ये रिएक्शन किससे कर रहा है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ कर रहा है। फिर यहाँ पे यही होगा, ये NaCl
Cl के साथ दोस्ती कर लिया और Sr ने SO4 के साथ दोस्ती कर ली, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, 2NaCl प्लस स्ट्रोंशियम सल्फेट बन गया। तो ये क्या है आपके सामने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन समझ में आया, डीकम्पोजिशन समझ में आया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट समझ में आया और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी आपको समझाया, ये भी आपको समझ में आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ किस तरीके से हो रहा है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ chemical reaction in an aqueous solution that take place by the combination reaction of two ionic bonds। क्या दिख रहा है, combination reaction of two ionic bond का हो रहा है, which result in the formation of an insoluble salt। और जो बनाता क्या है, फाइनली एक insoluble salts को रेडी करता है, called the precipitate। जो मिलेगा अपने को वो क्या होगा, वो precipitate के फॉर्म में होगा। और एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि आप यदि इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं डबल डिस्प्लेसमेंट, मैंने अभी लास्ट आपको करवाया था, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी क्या होता है, आयन के एक्सचेंज हो रहे थे, है ना। यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से एक्सचेंज होते हुए दिखेंगे आयन के। और उसके बाद आपको क्या दिखेगा कि जैसे एक्वस सोल्यूशन में, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है द आयन इन द एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं विच इज ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन स्पेशली हो क्या रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यील्ड्स अ सॉल्युबल एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन द एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे आपको सिंपली एक चीज दिख रही है क्या, कि आयन का एक्सचेंज हो रहा है और हमें जो मिल रहा है फॉर्मेशन जिसका हो रहा है, तो वो कोई ना कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में अपने को मिलेगा, जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एक डेफिनेशन और सिंपल सी दी हुई है कि एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज formed that separate from the solution is called precipitation reaction। अब इसका हम एग्जाम्पल में करके देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ लिखा है टेक 2 aqueous salts। यहाँ पे 2 aqueous salts लिए हैं। एक्वस देखिए मीडियम में है, मतलब कि वाटर में इसका सोल्यूशन बनाया गया है। एक आपके सामने क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है और दूसरा क्या चीज़ है, पोटेशियम क्लोराइड है। तो ये दोनों चीज़ें देखिए लिए गए हैं। अब जब इनका आपस में रिएक्शन होता है तो आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों के दोनों एक्वस सॉल्यूशन का आपस में रिएक्शन हो रहा है, बट जो हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है, देखिए वो क्या मिला, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म में सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है। और इसके अलावा क्या मिल रहा है, एक्वस सॉल्यूशन मिल रहा है पोटेशियम नाइट्रेट का। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ प्रेसिपिटेट मिल रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में क्या थे, 2 एक्वस सॉल्यूशन थे। ओके, अब एक्वस सॉल्यूशन में भी आप देखिए तो देखिए यहाँ पे Ag की बात करते हैं यदि हम, और पोटेशियम की बात करते हैं, Ag एंड पोटेशियम इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड नाइट्रेट एंड Cl पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहे हैं। यहाँ देखिए Ag प्लस NO3 माइनस दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए चार्ज के फॉर्म में दिखा दिया है, सेम विद KCl, K प्लस Cl माइनस। और देखिए क्या हो रहा है, एक्सचेंज डबल, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है आपको, एक्सचेंज ऑफ आयंस। और यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड एंड क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया है। और ये जो बना है, जो मिला है, दिस इज अ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म मिलता है किसका, सिल्वर क्लोराइड का। तो हमें जो सॉल्ट फॉर्म में मिल रहा है, इनसॉल्युबल फॉर्म में मिल रहा है, सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, वही क्या मिल रहा है, हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है। और देखिए 2 एक्वस सॉल्यूशन के आपस में रिएक्शन से आफ्टर एक्सचेंज ऑफ आयन हमें क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट जो मिलता है वो कहलाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। Take 2 aqueous solution. Again we are taking 2 aqueous solution, sodium sulfate and barium chloride. Okay, solution यहाँ पे दिया भी हुआ है इनके नाम। Then the precipitation reaction between aqueous solution किस में हो रहा है, इनके बीच में और इनके बीच में हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये दोनों बने और मिला क्या है, BaSO4 मिला है, ठीक है, BaSO4 का प्रेसिपिटेट मिल रहा है अपने को एक्सचेंज ऑफ आयन के बाद। कैसे हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है आपको BaSO4 और 2NaCl दिख रहा है आपको, क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयन दिख रहा है। तो यहाँ ये देखिए बन गया है, इसको भी हम चार्ज के फॉर्म में देखें तो सोडियम पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है,
यहाँ पे सल्फेट पे देखिए क्या है, SO4 2-, देन बेरियम पे देखा 2+, क्लोराइड पे देखा हमने क्या है, माइनस चार्ज। तो इस तरीके से आपको यहाँ दिख रहा है और एक्सचेंज ऑफ आयन आपके सामने दिख रहे हैं किस तरीके से हो रहे हैं। तो Ba2+, SO4 2-, थोड़ा डिस्टेंस बना के लिखा हुआ है कि आपको ये चार्जेस भी दिखाई पड़ जाएं इसमें। तो यहाँ देखिए चार्जेस भी दिख रहे हैं 2Na+, Cl-। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, यहाँ हमें दो चीज़ें दिख रही हैं कि एक्वस रिएक्टेंट में जो है वो क्या है, दोनों एक्वस सोल्यूशन है और एक्वस सोल्यूशन आपस में रिएक्शन करके इनमें होता क्या, एक्सचेंज ऑफ आयन, लाइक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है और जो हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है वो एक प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है और हम उसको क्या बोलते हैं, वो कंप्लीट रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये थी आपकी क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबॉडी नोज वेरी वेल कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है, एक होता है एसिड और एक होता है बेस, और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो यदि कहीं पे भी बोलते हैं ना कि यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में एसिड है, तो अब एसिड यदि ज्यादा कहीं हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, उसको पे बेस डालेंगे। कभी कभार हम बोलते हैं ना हमारी बॉडी में एसिडिटी हो गई है, ये वर्ड बोला जाता है, तो हम क्या लेते हैं, इनो ले लेते हैं इनो। तो क्या हुआ, ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया। सेम ऐसा ही होता है, कहीं भी एसिडिटी ज्यादा है तो यू विल ऐड बेस, और यदि बेसिसिटी ज्यादा है तो यू कैन ऐड एसिड, और होगा क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि न्यूट्रल हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा एंड वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे भी यही दिया हुआ है, a neutralization reaction can be defined as a chemical reaction which an acid and base quantitatively react together to form salt and water। क्या बनाते हैं आपस में, रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर को बनाते हैं। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का और हाइड्रोक्साइड आयन का कॉम्बिनेशन होता है, और कॉम्बिनेशन होने के बाद दे विल फॉर्म वाटर। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज जनरली एन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं। देखिए एसिड आपस में रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, बेस के साथ, इसको हम अल्कली भी बोलते हैं। बन क्या रहा है, सॉल्ट और वाटर। यहाँ पे एक सैंपल टाइप का दिया हुआ है कि एसिड आपस में बेस से रिएक्शन कर रहा है और हो क्या रहा है, किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, देखिए H+ और OH- का, मतलब एसिड का H रहेगा, ठीक है, एसिड का H रहेगा और बेस में हाइड्रोक्साइड होते हैं तो OH- रहेगा, क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। और इसके साथ जब ये वाटर बना ले रहा है और दूसरी चीज क्या है, सॉल्ट बन रही है, तो वो हमारी कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कुछ देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए हैं, एसिड का बेस से रिएक्शन हो रहा है तो वाटर और सॉल्ट मिल रहा है। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दिखा दिया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और देखिए कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। इसका H+ इसके OH- से मिलके क्या बना रहा है, वाटर बना ले रहा है, और बचा हुआ चीज़ क्या है, सॉल्ट बन रहा है, NaCl। सेम ईयर देखिए HNO3 दिख रहा है, नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है। इसका H+ इसके OH- से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, और क्या बन रहा है आपका, सोडियम नाइट्रेट बन रहा है, दैट इज अ सॉल्ट। तो ये क्या है, आपके सामने एग्जाम्पल है किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना हीट होती है, या हम एनर्जी की बात करें या हीट एनर्जी की बात करें, वो प्रोड्यूस हो रही है या इवॉल्व हो रही है या वो रिलीज हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या कहलाती है, रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है वो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखिए, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड और प्रोड्यूस्ड और रिलीज, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन में से कोई भी आप कंडीशन लिख सकते हो, या रिलीज हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है या इवॉल्व हो रही है हीट, तो हम क्या बोलेंगे उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे कार्बन रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मतलब कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो कार्बन क्या है, सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है आपको, बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे विल मेक कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, क्या, हीट।
ओके, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होते हैं उसमें कुछ चीजों पे आपको पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या है कि एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट में मिलेंगे हीट, आपको कहां दिखेगा, प्रोडक्ट में दिखेगा। तो प्रोडक्ट में या तो ये प्लस हीट लिखा रहेगा, प्लस हीट आप बोला जा रहा है कहां पे, प्रोडक्ट में, या इसके अलावा यदि हम दूसरी बात करेंगे तो प्लस देखिए यहाँ पे हीट एनर्जी है, ये भी किस फॉर्म में रहेगी, प्लस के फॉर्म में रहेगी, देन प्लस एनर्जी। तो ये कोई भी कंडीशन लिखी यदि होगी कहां पर, प्रोडक्ट में, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, वेयर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, या हम क्या बोलेंगे, इवॉल्व हो रही है। ओके, देन यहां देख लीजिए एक एग्जांपल और दिया है, when natural gas burns in the oxygen of air, it forms carbon dioxide and water vapor. Everybody knows very well कि natural gas में हम मीथेन को लेते हैं, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। What is the formula of methane? CH4। क्या कर रहे हैं, इसको हम बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो देखिए यहाँ पे हीट एनर्जी दिख रही है आपको, वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो इट इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हमें हीट एनर्जी या हीट या एनर्जी कोई भी प्रोड्यूस हो रहे हैं या रिलीज हो रहे हैं प्रोडक्ट में। मतलब प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट में मिलेगा आपको, तो ये सब चीजें किस में आएंगी, प्रोडक्ट में आएंगी, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, जस्ट अपोजिट, जैसे कि आपने देखा था वहां प्रोड्यूस हो रही थी और यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रही है, यहाँ पे आपको रिएक्टेंट में दिखेगी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जहां पे हीट की जरूरत पड़ रही है, एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, हीट एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, लग रही है, उसके बाद प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कराता है। जिसका एक एग्जांपल देखिए आपको, ये भी जैसे रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक में आती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, हम लोग जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, तो वो किस में आएगी, वो आएगी किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ओके, तो और अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, कितने हाई टेम्परेचर पे, अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस पे किया जा रहा है, तो दे कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बनाने में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाने में इनको बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इवन फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस भी होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है, जो पेड़ पौधों में होती है, ओके, तो वो भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंड रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है, तो वो भी एग्जांपल में आपके आ जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको बहुत ध्यान रखना है। एक्सोथर्मिक का तो आपने देखा कि प्लस हीट हो जाए या प्लस हीट एनर्जी हो जाए या प्लस एनर्जी हो जाए, क्योंकि जो हीट है, नॉट ओनली हीट, यहाँ पे हीट एनर्जी भी है, एनर्जी भी बोल सकते हैं। ओके, तो जब प्रोडक्ट में मिलते हैं तो वो एक्सोथर्मिक है, और जब रिएक्टेंट में मिलते हैं तो वो क्या है, वो एंडोथर्मिक है। तो यही वर्ड बोला है, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय राइटिंग हीट, प्लस हीट रहेगा यहाँ पे, और हीट एनर्जी, और जस्ट प्लस एनर्जी, मतलब कि ये कहाँ पे, लेकिन ऑन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड में जब होंगे तो वो एंडोथर्मिक है, और जब प्रोडक्ट साइड पे होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएंगे। इसके अलावा बोला जा रहा है कि मोस्टली जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा है, उसमें हमने फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन भी पढ़ा था, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़ा था, थर्मल भी पढ़ा था। जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं सारे के सारे किस में आते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस में आते हैं, एंडोथर्मिक में, क्योंकि वहाँ हीट हो या एनर्जी हो या इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए या लाइट की बात की जाए, ऑल आर सब एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, सब लग रहे हैं, जरूरत पड़ रही है, तो वो हमारी किस में कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आएगा। तो ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब वो भी कैसे, क्या है, तो यहाँ देखिए एक बात बोली गई है, एनर्जी कैन बी गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड
इन केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। और आपने डिकम्पोजिशन में देखा था कि ये तीनों के ऊपर मैंने एग्जाम्पल करवाए थे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी करवाया था, थर्मल भी करवाया था और इलेक्ट्रिकल भी करवाया था। तो ये तीनों जो दिख रहे हैं ये तीनों किस में आ जाएंगे, एंडोथर्मिक में आ जाएंगे। और तीनों की तीनों जो रिएक्शंस थे तीनों में हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। तो किसी भी फॉर्म में यदि बात की जाए तो एंडोथर्मिक रिएक्शन पूरा का पूरा, यदि आप एग्जाम्पल लोगे किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, तो आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, एब्जॉर्ब होती है, हीट की एब्जॉर्ब जो होता है, वही चीज हमने डिकम्पोजिशन में भी देखा था। थर्मल में किसकी जरूरत पड़ रही थी, हीट की। ओके, इलेक्ट्रिकल में किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। क्लियर है आपको। इसके अलावा आपने देखा थी लाइट में, तो लाइट की वो एब्जॉर्ब हो रहा था, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उसको ले रहे थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे, तब कोई चीज बन रही थी। तो एंडोथर्मिक में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। अब हमने बात कर ली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी, इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट रिएक्शन बची हुई है हमारी, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले, क्योंकि हम ये दोनों चीजें पढ़ेंगे वन बाय वन। ऑक्सीडेशन वो होता है, ऑक्सीडेशन से ही समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ओके, और जब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, क्या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहां पे लिखा है द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। ओके, या द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। क्लियर है, या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा किसी सब्सटेंस से या ऑक्सीजन ऐड होगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन है, कॉपर रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए कॉपर और ऑक्सीजन जब इसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मिल रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कॉपर के साथ, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। इधर देखिए H2S था, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है, रिमूव हो रहा है यहाँ पे, और किसके साथ मिल रहा है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखिए रिमूव हो रहा है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका क्या, ऑक्सीडेशन, जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडक्शन क्या होते हैं, द प्रोसेस इन विच इज टेस्ट क्या लिखा है, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज विल ऐड। जैसे कि आपने देखा ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और रिडक्शन में जैसे अपोजिट हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो यही वर्ड ये बोल रहे हैं कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, या द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, वो भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन। देखिए यहाँ पे 2KClO3 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है रिमूव, इट इज द रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन दोनों में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। मतलब दोनों ही रिडक्शन है, मतलब एक में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और एक में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा कहाँ क्या चीज ऐड हो रही है। अब इसमें एक बात और आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है इसमें और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। मतलब हमने ऑक्सीडेशन प्रोसेस जान ली कि क्या होते हैं, रिडक्शन प्रोसेस, लेकिन जब ये प्रोसेस हो रही होती है रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो देखिए लिखा है द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन। मतलब अभी आप हम रिएक्शन में पीछे की तरफ देखेंगे तो जो सब्सटेंस क्या है, दे रहा है, यहाँ पे देखिए इस जगह पर तो 2KClO3 में KCl जो था उसने क्या किया, पूरा का पूरा ऑक्सीजन को दे दिया। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन कौन दे रहा है, ठीक है। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। या तो वो दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए या वो कर रहा है क्या, रिमूव कर रहा है। तो जैसे कि अभी मैं बात करूं इस वाले में ना आके रिडक्शन में, इस जगह पे देखिए आप, यहाँ पे क्या था, सब्सटेंस जो बोला है कि जो ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन दे रहा है किस लिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर, तो इस प्रोसेस में जहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ये वर्ड को जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन
फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव करता है, तो वो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, ठीक है, जो हाइड्रोजन को देंगे किसके लिए, रिडक्शन के लिए, वो क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, या तो रिमूव कह रहे हैं ऑक्सीजन को दे रहे हैं, या यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो रहा है कि कोई भी सब्सटेंस जो भी है और वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है, और या ऑक्सीजन को देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं रिमूव कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा। यहाँ पे देखिए रिमूव की बात आ रही है और यहाँ पे गिव्स की बात आ रही है, ये वर्ड का बहुत डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन दे रहा है, ठीक है, किसी से ऐड होने के लिए, तब रिडक्शन प्रोसेस के लिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव किया जा रहा है ऑक्सीजन को, ठीक है, तो ये प्रोसेस अलग हो रही है। ये दोनों पॉइंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अब जब ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग ये जो प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस और ऑक्सीडेशन प्रोसेस साथ में होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, रीडॉक्स, ठीक है, तो वो उसी से आया। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली इन रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, तो उसको हम सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया, वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। अब एक एग्जांपल करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, क्या है, सी, यहाँ पे दिख रहा है CuO प्लस H2, ये चीज़ है, क्या बन रहा है, Cu प्लस वाटर, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस जगह पे देखिए, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, मतलब कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा तो मतलब क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये क्या है, रिडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। अब ये वाली प्रोसेस देखिए इस जगह पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा कि रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। रिडक्शन में मैंने क्या बोला है, या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या ऑक्सीजन रिमूव होगा, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब यहाँ देखिए H2 है जिसके साथ क्या है, वाटर, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है, तो यहाँ पे दिख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो यही चीज देखिए यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो अब यहाँ पे बात आएगी कि कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडाइज वही होता है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो देखिए H2O से जुड़ रहा है, और यहाँ पे बना लिया क्या, H2O, ऑक्सीडेशन हुआ, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे, तो वही चीज क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब रिड्यूस कौन हुआ, रिड्यूस हुआ देखिए क्या, कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, मतलब जहां रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पे रिड्यूस कौन सा होगा, वो। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे CuO, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, वो किस कारण से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि CuO में और यहाँ पे कॉपर का जो वो है जुड़ा है, और वो वहां से माइनस हुआ है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, यहाँ पे बेचारा हाइड्रोजन ही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जहाँ पे कहीं भी कोई भी प्रोसेस हो रही है, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, रिडक्शन के लिए, तो वाटर बन रहा है, तो H2 जो है वो आपका कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। इस चीज पे हम ध्यान देंगे। When हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका रिएक्शन क्लोरीन से हो रहा है, बन रहा है सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे H2S था, H2S से इधर देखिए सल्फर बचा है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो गया। हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ क्लोरीन था, यहाँ पे क्या, क्लोरीन से क्या बन गया, 2HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया है। तो हाइड्रोक्लोरिन क्लोरीन से बना है, तो वो भी क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया है। अब इसमें क्या ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लोरीन इज रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, देयरफॉर क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। यदि हम बात करें
तो क्लोरीन को क्या बोला जा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है यहाँ से सल्फर से हाइड्रोजन को हटाने की। तो ये चीज आपका क्या कहलाएगा, क्लोरीन क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट क्या है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक जो क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो क्या है हमारा सल्फ्यूरिक मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फिर अब ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ है, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, H2S है, तो जैसे अपोजिट ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, H2S हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख लीजिए तो वो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए H2S क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्लियर है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे प्रोसेस भी दिख रही है अच्छी तरीके से, किस तरीके से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और हम बात करेंगे कि यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट क्या थे, H2S थे, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहे थे। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था क्लोरीन, जो कि क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। तो जो चीज एजेंट में आ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट ये है, तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा डेफिनेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, और डेफिनेशन के साथ आपको एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नाउ कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं कि अभी तक हमें जितने भी टाइप्स पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसके अलावा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इतनी सारी रिएक्शंस हमने पढ़ ली हैं। तो थोड़ा सा उनके ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया है। ओके, यहाँ पे लिखा है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ये किस टाइप की रिएक्शन है हमें ये बतानी है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ बन रहा है CaO, और आपको पता है कि देखिए ये क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए एक जो एटम है कंपाउंड है, वो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और ब्रेक डाउन होकर देखिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे देखिए आप, तो दो मिलके यहाँ पे बना रहे हैं एक कोई, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए FeSO4 था, अगेन ब्रेक डाउन हुआ, इट इज क्या हो गया, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए दो सब्सटेंस मिलके कोई एक बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। और हमें डेफिनेशन सबकी पता ही है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं। फिर लिखा है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, अगेन वही चीज है, A + B C = AC + B। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल वाला जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, कि मैंने क्या बताया था, हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे देखिए हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखिए A + B = C बन रहा है, मतलब ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। फिर X यहाँ पे Y + Z में अगेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देन PQRS, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, PQRS दिख रहा है, PS से मिल रहा है, आयन का एक्सचेंज मैंने बताया था, जब आयन का एक्सचेंज होता है तो वो क्या कहलाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं। यहाँ आयन का एक्सचेंज हो गया PsRq, तो ये भी क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए A2O3 लिखा और 2B लिखा हुआ है। A2O3 में तो यहाँ पे भी देखिए क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कि क्या है, B2 ने O3 के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, और A2 क्या हो गया, अलग हो गया, मतलब हाईली रिएक्टिव ने लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये आपका आ जाएगा किसमें, कितने टाइप के, किस टाइप के होते हैं। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन एंड विच इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये कॉम्बिनेशन है, एक बना रहा है कोई, दो या दो से ज्यादा आपस में मिलके कोई एक सब्सटेंस बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, क्या, कॉम्बिनेशन। और फिर दूसरा पूछना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट देखिए हो ही रहा है यहाँ पे कि K किससे मिल गया, Cl से मिल गया, आयोडीन अकेला रह गया, मतलब वही है मोस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, अगेन ये भी दिख रहा है कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, कि किस तरीके से देखिए डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ दिख रहा है आपको, इस जगह पे देखिए सिंपली दिख रहा है, तो MgSO4 के साथ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ पे क्या हो गया, एक को डिस्प्लेस कर दिया गया। यहाँ NH2NO4 है, तो ये देखिए यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, N2 2H2O में हो गया, सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मिक्स हो गए हैं। तो ये सारे हैं, आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो एक बार राइट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, और कॉपी में राइट डाउन करके उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या चीज़ कहाँ है, क्या है।
आप सभी ने इसको भी नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर को वन शॉट में पढ़ा है और सारे टॉपिक को इसमें कवर किया है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन क्यों ना हो, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, हम इसको क्यों बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, ये जाना। उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए। साथ ही साथ जितने भी टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, हमने सारे टॉपिक्स पे क्या किया है, डिस्कस किया है। साथ साथ हमने एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन भी किया आपके सामने और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं यदि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हम आपको उसका रिप्लाई कर सके। और आगे की जानकारी के लिए यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी कोई डाउट है या कुछ भी है, तो आप हमारे स्टेप अप अकेडमी के ये वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून टू स्टेप अप अकेडमी, सब्सक्राइब टू स्टेप अप अकेडमी।